सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को और सभी सुनने वालों को राजुल का और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। अब देखो, बारिश की रिमझिम फुहार भी हो रही है और हम सब मिल भी रहे हैं, तो कुछ खास तो होना ही आज। खास तो है, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम लोगों को मतलब हमारे सखी सहेलियों को लेकर चलेंगे घूमने के लिए पर्यटन स्थल मेन पार्ट। मौसम सुहाना हो तो फिर ऐसे घूमने का मजा ही कुछ और होता है। वो तो है ही। और बातें करेंगे उन दिनों की जब हम स्कूल जाया करते थे। हाय, क्या याद दिला दिया बचपन का जमाना। बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश जब होती थी और स्कूल के दिनों में तो लगता था कि रात भर अगर हो रही है तो लगता था सुबह भी हो जाएगी तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सुबह सुबह बारिश रुक जाती थी। मेरे ख्याल से ये हम सभी का कहीं ना कहीं अनुभव रहा होगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही। कहाँ वो दिन था कि भाई हम नहीं चाहते थे कि हम स्कूल जाएं। स्कूल कभी कभी बोरिंग भी होते थे ना। सही बात है। और जैसे कि हमने बताया कि आज हम बातें करेंगे कपड़ों के बारे में कि भाई कपड़े अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कैसे आप कपड़ों का चुनाव करें। या जैसे अभी आपने बताया ही कि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश के समय कैसे कपड़े पहने ताकि जो अच्छे कपड़े हैं वो खराब ना हो ना, तो और आप अच्छे भी दिखे। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों को देख के कहते हैं ना, भाई क्या उनकी तो चॉइस बहुत अच्छी है, क्या पसंद है उनकी कपड़ों की, जो भी पहनते हैं बिल्कुल सजने लगता है। तो कुछ ऐसे ही कपड़ों का चुनाव हम भी करें कि बस सजने लगे वो। और आज जैसे विशेष दिन भी है राजुल, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की जब बात आती है तो दिमाग में आता है सवाल कि है क्या ये पूनम। तो राजुल क्या है ना कि हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो अद्भुत हैं और ऐसे चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो पूरा ब्रह्मांड आज भी हमारे लिए रहस्यमय है ना। तो कई ऐसे खोज किए जा रहे हैं और कई प्रयोग भी किए चल रहे हैं। बहुत से ग्रह हैं, उपग्रह हैं जिनके बारे में हमें जानना अभी बाकी है। तो इन्हीं सब सवालों को ढूंढने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समय समय पर ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक दिवस आज हम मना रहे हैं, जैसे कि हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। हर साल 30 जून को ये दिन मनाया जाता है और इसे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी कहा जाता है। इसे मनाने का जो खास उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में इस बारे में जानकारी, जागरूकता आए और वो पता रखें इस बात का कि पृथ्वी पर होने वाले एस्टेरॉयड के प्रभाव के खतरे क्या क्या हो सकते हैं और इससे क्या क्या संकट, मुसीबतें आ सकती हैं, उनके बारे में पता रहे। 30 जून 1908 में रूस के तुंगसा नदी के किनारे घने वन में उल्कापिंड गिरा, जिसके कारण 2100 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 80,000 से अधिक पेड़ नष्ट हो गए। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा घटना के कारण की खोज आज भी जारी है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसंबर 2016 में इस घटनाओं को याद रखने के लिए हर वर्ष 30 जून को यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की। देखो, जो सौर मंडल है ना, इसमें मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत से खगोलीय पिंड हैं और ये सब स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। कहीं बंधे हुए नहीं हैं कि कक्षा नहीं है इनकी, स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। तो ये पिंड ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से थोड़े से बड़े होते हैं। उल्का पिंड मतलब जो गिरते हैं और बहुत तबाही होती है वो। फिर वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो हम क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये सौर मंडल के निर्माण के समय बने चट्टान पिंड हैं। इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो भाई जैसे तुमने पूछा ही कि क्या है क्षुद्र ग्रह, तो ये भी हमें पता चल गया कि क्या होता है। और हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड, तो सोचो ना पूनम कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। मतलब सोच के एकदम आश्चर्य होने लगता कि ओफो, ऐसा भी कुछ होगा जो अचानक गिर जाएगा अगर पृथ्वी पर
एक तो यही सोचकर आश्चर्य होता है कि वो सब कैसे परिक्रमा लगा रहे होंगे, सूर्य की परिक्रमा जैसे कि भी हमने बात की, और फिर वो कहीं गिर जाएं और गिरने के बाद पृथ्वी पर किस तरह की तबाही आती है, इसके बारे में भी हमने बात की, जैसे कि रूस के बारे में अभी तुमने एक उदाहरण दिया था। तो ऐसी जो रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं उनके बारे में कभी कभी कहते नहीं है कि वहां से बाहर से जो है वो एलियंस दिखाई है। राजुल जी, ऐसा मतलब कहना चाहिए कि हमारी जो दुनिया है, आसपास की चीजें जो है ना बहुत अद्भुत है। मतलब हमारी सोच से परे है। हम जितना सोचते हैं शायद वो उससे और भी गहरा है और आश्चर्यजनक है। हाँ, तो गहरा और आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन हम उसके बारे में अगर जानकारी रखें तो हो सकता है कि हम उससे डरे कम और जागरूकता हमारे अंदर ज्यादा है। बिल्कुल। और ऐसे ही जागरूकता रखने के लिए आज एक और दिन है। बिल्कुल, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। संसद वो धुरी है जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। बिल्कुल, और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है और सर्वोपरि है। संसद से कि जो ये महत्व है, इसी को समझते हुए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन 30 जून को वो साल था 1889, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। और इसी दिन साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने का फैसला किया था, और ये एक प्रस्ताव के द्वारा पास किया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति और सहयोग के साथ संसदीय संवाद को कायम करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। तो भाई लोकतंत्र तो जो है वो तो मजबूत बने हमारे प्रोग्राम में जो एक सुंदर सा वातावरण रहता है ना, जो लोकतंत्रात्मक भी होता है और श्रोताओं की पसंद का भी होता है, यानी कि थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा गाना। भाई पूनम, ये खुशियां जो है दीवाना कर देने की हद तक जब साथ हों अपने, और हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे हो और बहुत कुदरत की बहुत मेहरबानी हो, तो बताओ खुशियाँ तो दुगनी चौगुनी 10 गुनी हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा राजुल तुमने, क्योंकि ये जो जगह है, मतलब घूमना ही अपने आप में एक अलग आनंददायक क्या बोलना चाहिए अनुभूति है ना। घूमने से बहुत सी चीजें हो जाती हैं, बहुत नए दोस्त बन जाते हैं यात्रा के दौरान, और जो अपने हैं वो और करीब आ जाते हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, ढेर सारी बातें करते हैं रास्ते में, जब जाते हैं फ्री रहते हैं तो उस समय बहुत सा हमें समय मिलता है, तो हम बहुत सी बातें बनी बनाई जीवन शैली होती है, उससे भी तो निजात मिलती है। ये भी तो याद करो पूनम। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने राजू, वो सबसे बड़ी बात है। तो चलो ऐसी एक जगह ले चलते हैं श्रोताओं को, और खुद भी चलते हैं। मेन पार्ट, जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित एक ऐसा गांव है मेन पार्ट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। अच्छा। विंध्य पर्वतमाला पर समुद्र तल से लगभग 3781 फीट की ऊंचाई पर बसा मेन पार्ट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ठंड और बारिश के दिनों में तो मैन पाट का जो सौंदर्य है वो अपनी चरम पर होता है। भाई इसकी खूबसूरती सबको अपनी ओर खींच लेती है। पहाड़ से निकलती हैं टेढ़ी मेढ़ी जो पगडंडियां रास्ते से जो होते हैं ना, और फिर अलग अलग पहाड़ियों से नीचे का जो दृश्य दिखाई देता है, उसकी तो बात ही क्या है। चारों ओर वनों से घिरा हुआ हरियाली, बहते झरने, नदियां, ये सारी खूबसूरती सैलानियों का मन मोह लेती हैं। वैसे मेन पार्ट तक पहुंचने के लिए राजुल कई साधन हैं ना, हवाई यात्रा है, रेल यात्रा है, सड़क यात्रा है, और लेकिन हवाई यात्रा जो है वो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहां तक हम तय कर सकते हैं। और उसके आगे जाने के लिए, यानी कि मेन पार्ट तक पहुंचने के लिए हमें जो सरगुजा जिला है उसके पास अंबिकापुर जिला पड़ता है, उसके जरिए सड़क के माध्यम से हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अंबिकापुर से मेन पार्ट की जो दूरी है 50 किलोमीटर है। अरे वाह, यानी तो हमारे साथ ही लिख भी रहे हैं इस बारे में, उन्होंने लिखी भी है बहुत सारी जानकारी। वो उनका संदेश भी हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले जरा इसके बारे में तो सुन लें कि ये मेन पार्ट है क्या। हिल स्टेशन है भाई,
तो यहाँ रुकने के बहुत सारे साधन भी हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, टेंटिंग कर सकते हैं आप, और कैंपिंग कर सकते हैं आप। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देंगी। और वैसे बहुत सारी जगह भी हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि एक ऐसी दलदली भूमि है, स्पंजी जमीन है कि आप गेंद की तरह उछलेंगे यहाँ पर। कितनी आश्चर्य की बात है ना। और उछलने के साथ फूंक मारने पर नीचे से शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है। ये तो मतलब कुदरत के करिश्मे की आज हम बात कर रहे थे, तो देखो ये एक और करिश्मा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वन देवी का आशीर्वाद है और वो इस भूमि की पूजा भी करते हैं। तो वाकई कितना आश्चर्य है ना राजुल, ये सब सुन के ऐसा लगता है कि कुदरत ने पता नहीं किन चीजों को छुपा के रखा है ना। हाँ। जो हम समझ ही नहीं पाते कभी कभी। और ये भी तो लगता है ना कि इन सब चीजों का जो इतनी खूबसूरत सौगातें हैं कुदरत की, उन सब का जो एक सजोया हुआ एक वो है उपहार, वो सौंपा है हमारे देश को। देखो ना आप, ये छोटी सी जगह है, हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर ही जो यहाँ की भूमि है वही अपने आप में विलक्षण है। बिल्कुल। अंबिकापुर जिले का मेन पार्ट कुदरत की बेशुमार खूबसूरती और भौगोलिक रहस्यों के लिए देश भर में भी प्रसिद्ध है राजुल ना। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी है, जिसके कारण वहाँ का पानी जो है अपनी दिशा से ऊपर की तरफ बहता है, यानी कि जल का प्रवाह उल्टा होता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब एक और करिश्मा भाई तुम तो आज करिश्मे पे करिश्मे ही खोलती जा रही हो, और हमें तो बहुत मजा आ रहा है। और इस बीच में हमारे जो एक साथी हैं, उन्होंने एक संदेश भी लिखकर भेज दिया है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मैनपाट विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल सतह से ऊंचाई 3781 फीट है। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 13 किलोमीटर है। अंबिकापुर से मैनपाट जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता अंबिकापुर सीतापुर रोड से होकर जाता है और दूसरा ग्राम दरिमा होते हुए मैनपाट तक जाता है। फिर प्राकृतिक संपदा से भरपूर एक सुंदर स्थान है। यहाँ सरभंजा जल प्रपात, टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मैनपाट से ही रिहंद एवं मान नदी का उद्गम हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ तिब्बती लोगों का जीवन एवं बौद्ध मंदिर आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी प्रस्तावित है। ये कालीन और पामेरियन कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। तो वाकई बहुत ही क्या कहते हैं, जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन श्रोताओं ने। तो वो तो है ही, वाकई बहुत अच्छा लगा सुन के। और राजुल क्या है ना, जैसे इन्होंने बताया कि ये जो मेन पार्ट जो है वहाँ पर बौद्ध मंदिर या मठ भी बहुत से हैं, और जिसमें से ढाकपो मठ प्रसिद्ध है। ये मठ जो है तिब्बतियों की आस्था का प्रतीक है, और जैसे उन्होंने कहा ही कि इसी कारण मेन पार्ट को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और ये बना कैसे था, ये भी तो बताओ। भाई साल 1962 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद बहुत से तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, और अब इस गांव में तिब्बतियों की बड़ी आबादी, उनकी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और परंपरा विकसित हो चुकी है। और इनकी जीवन शैली हर किसी को आकर्षित करती है, जो वहाँ घूमने जाते हैं उनको भी आकर्षित करती है। बौद्ध भिक्षुओं के शांत सौम्य चेहरे बुद्ध की शरण में आने का एहसास कराते हैं। क्या बात है। मतलब खूबसूरती के साथ साथ शांति और सुकून भी, और ऐसी शांति जो कि आत्मा तक उतर आए। नजरों को तो ठंडक मिले, आत्मा तक वो जो ठंडक भरा एहसास है, सुकून देने वाला, वो भी पहुंच जाए। सच है। तो वैसे राजुल, ये जो जगह है ना, छत्तीसगढ़ का जो शिमला जिसे हम कहते हैं, ये जो जगह है ये व्यवसाय की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गर्म कपड़े, जैसे बताया ही हमारे श्रोता ने, तो कालीन का निर्यात किया जाता है, और एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है, वो टाऊ की खेती की जाती है। टाऊ ये क्या होता है? टाऊ जो है ये एक प्रकार का फसल होता है जिसका आटा तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग उपवास में किया जाता है। ये जो आटा है ये शरीर के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। और इसका निर्यात जो है विदेशों में भी किया जाता है। क्या बात है। मतलब जो व्रत में हम लोग तरह तरह के आटे खाते हैं, कूटू का और सिंगाड़े का और साबूदाने का, राजगिरा का, बहुत सारे आटे खाए जाते हैं उपवास में।
तो ऐसा ही एक आटा है टाउ का, जो कि खास तौर से मैन पार्ट में उगाया जाता है। क्या बात है। मतलब हाँ। ये तो करिश्माई जगह है बिल्कुल। तो चलो भाई चलो, लेकिन पहले प्रोग्राम कर लेते हैं। ये तो बताओ कि यहाँ पर और क्या क्या मिलता है, कुछ खाने वाने का और बताओ ना भाई। जो लोग खाने के शौकीन हैं ना, हर अलग अलग चीजें खाना पसंद करते हैं, और खासकर जो चाइनीज खाना पसंद करते हैं ना, वो ये जगह तो जरूर घूमने जाएं, क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार का एक मोमोज मिलता है, और थुप्पा करके एक व्यंजन, तिब्बती व्यंजन होता है, और टिम्मो। तो क्या बात है। हाँ, ये जो है 2-3 प्रकार के जो व्यंजन हैं वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत ही लजीज व्यंजन यहाँ मिलता है। तो भाई ये सारे व्यंजन का अगर लुत्फ उठाना है तो मेन पार्ट जाना पड़ेगा। मेन पार्ट जाएं और इन जो स्वादिष्ट व्यंजन है इनका आनंद लेते हुए साथ साथ जहाँ पे हम तो उस जगह के बारे में कल्पना करके बार बार हमारे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह, वो भी हमारे देश में है, खास तौर से जहाँ पर स्पंज जैसी जमीन है। यानी कि जो बच्चों का एक खेल नहीं होता था, आज हम लोग बचपन की बातें करने वाले हैं। बच्चों का एक खेल होता था ना कि अगर कहीं गद्दा बिछा हुआ है जमीन पे तो उस पर कूदना। शादी वादी में जो गद्दे बिछाए जाते थे उसमें उछलना उछल कर फिर उस गद्दे में वापस आना। और आजकल तो देखा भी होगा जैसे मॉल वगैरह है, वहाँ पर भी ऐसे जो हवा से उछलने वाले चीजें रखी होती, जिसमें बच्चे उछल कर आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं ना। तो ये कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक है, और बिल्कुल गेंद की तरह उछल सकते हैं, और शंख की ध्वनि भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। और अब ये बताओ कि इतना घूम फिर के तुमने मोमोज भी खा लिए, थुप्पा भी खा लिया, और वो क्या था टाउ के बारे में भी हमने जान लिया। कितनी बातें जान ली। अब जरा स्कूल की तरफ भी तो रुक करो। हाँ भाई, बहुत कि घूमते ही रहेंगे। कुछ ऐसा ही लगता था ना जब गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने के बाद जब आने वाली होती थी जुलाई, और जुलाई का होता था के साथ याद आता था स्कूल, तो ऐसा ही लगता था ना भाई बहुत हो गई मस्ती, अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये उसके भी जो स्कूल जाने के भी जो समय था या दिन होते थे, उसमें भी हम बहुत आनंद लेते थे ना। हाँ, देखो ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जुलाई का महीना यानी एक नई क्लास में प्रवेश का महीना, प्राइमरी कक्षा से लेकर कॉलेज तक के सफर की यादें इसी जुलाई के महीने से जुड़ी हैं। इसमें प्राइमरी और मिडिल क्लास तक का वो समय भुलाए नहीं भूलता जब नई किताबों, कॉपियों पर रद्दी पेपर और बीते हुए साल के कैलेंडर के पन्नों के कवर चढ़ाते थे। अगर कभी कवर के लिए खाकी कलर का अलग से पेपर खरीद लिया तो उसे चढ़ाकर उस पर नाम वाली पर्ची चिपकाकर उस पर बहुत अच्छी राइटिंग से अपना नाम, कक्षा, विषय का विवरण लिखने के बाद अपनी ही लिखावट से असंतुष्ट होकर फिर एक नई पर्ची चिपकाना, वो सब अभी तक याद है। उन नई किताबों, कॉपियों की वो सोंधी खुशबू जैसे आज भी मन मस्तिष्क में भरी है। वाकई ये था भी दिन वो बचपन का ना, बहुत ही सुहावना पल था। हाँ। ना कि वो कभी भूल नहीं सकते हम। बिल्कुल ना। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में ये सीजन जो केवल बारिश होने के बाद छुट्टी वाली फीलिंग का होता था, पर ना वो बारिश रही ना वो छुट्टियां रही, ऐसा उनका कहना है। मुझे याद है थोड़ी देर होने पर असेंबली से बाहर एक अलग लाइन बनाना, फिर कारण बताना, होमवर्क ना करने पर माता पिता तक बात जाना, फिर घर में खेल टाइम की छुट्टी हो जाना, सबसे बड़ी बात इंसल्ट फील होना, थोड़ी देर बाद फिर वही शैतानियां। पर आज याद कर मजा आ रहा है। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। मजाल है कि किसी बच्चे को होमवर्क ना कर पाने के लिए डांट सके, क्या पता बच्चे को क्या लग जाए। सब कुछ बदल गया है। ठीक है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ऐसा इनका कहना है। तो भाई मतलब यानी कि ये टीचर है। तो रोज देखती हैं उसी बचपन को अपने सामने, जो जिससे अभी कभी ये निकली हैं, गुजर कर निकली हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैंने बचपन में स्कूल के दिन सभी को याद आते हैं। मुझे याद है मैंने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल तक 4 स्कूल बदले थे। उसका कारण ये था कि जब हम पुराने मकान में रहते थे तब हम लोग जिस मकान में रहते थे और वो मकान जिस दिशा में था उसी दिशा के स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया था
ताकि सड़क को पार न करना पड़े, क्योंकि उस वक्त स्कूल बस या ऑटो या कोई वाहन नहीं हुआ करता था। स्कूल पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन जिस स्कूल में हमने पहली और दूसरी क्लास में पढ़ाई की वो टाट पट्टियों से बना हुआ था। बाद में दूसरी और तीसरी क्लास में हमको किराए की बिल्डिंग में पक्के स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। ये बात है 65 से लेकर 67 तक की। जब हमारा नया मकान 1967 में बना, जो आज तक कायम है और इसी मकान में रह रहे हैं, ये फिर रोड की दूसरी तरफ बना था। तब फिर दोबारा हम सभी बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया, जो कि किराए की बिल्डिंग में था। लेकिन इसी स्कूल को नगर निगम ने स्वयं अपनी बिल्डिंग बनाकर जब नया क्लास बनाया तो फिर उसमें ट्रांसफर किया गया। इस प्रकार क्लास पहली से लेकर 5वीं तक मैंने जीवन में 4 स्कूल बदले हैं, जो आज तक मुझे याद है। बचपन की बातें कभी नहीं भूलता हूँ मैं। क्या बात है। वो तो बिल्कुल सच कहा आपने कि भाई बचपन की बातें मुझे नहीं लगता कि कोई भूलता भी होगा, क्योंकि वो यादें रहती भी थी ना इतनी अच्छी ना, कोई चिंता नहीं रहती थी, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता था ना। कोई टेंशन नहीं रहता था। देखो ना, हमारे और साथी लिखती हैं कि कॉलेज में स्कूल की याद आई, जवानी में बचपन की याद आई, कांटे को चुना तो फूल की याद आई, जिंदगी को करीब से देखा तो दोस्तों की याद आई। और आगे लिखती हैं कि फिर से वो बस्ता थमा दो ना माँ, स्कूल वाला मेरे कांधे में, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ बस्ते से बहुत भारी है। तो सोचो ना, बच्चे थे तो हम सोचा करते थे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और इस पढ़ाई से बस्ते से फुर्सत मिले। और आज जब बड़े हो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों से फुर्सत मिले। राजुल, क्या खूब कहा है किसी कवि ने। लिखते हैं कि ख्यालों में बचपन के दौर में जा रहा हूँ मैं, ख्यालों में बचपन के दौर में जा रहा हूँ मैं, देखता क्या हूँ कि पतंग उड़ा रहा हूँ मैं, मांझे से कटी उंगलियों पर दादी का दिया मरहम लगा रहा हूँ मैं, स्कूल की आखिरी घंटी की इंतजार में बस्ते में अपनी किताबें सजा रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। 50 पैसे की इमली को फिर खा रहा हूँ मैं, 1 रुपए की मलाई कुल्फी का लुफ्त उठा रहा हूँ मैं, ना कोई मलाल माझी का ना चिंता कल की, बेफिक्री से अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई। बचपन के दिनों की तो बात ही ऐसी होती है कि कुल्फी, बर्फ का गोला और वो काला वाला चूरन जिससे खूब गला पड़ता था, और इमली कमरक के वो जो ठेले होते थे या टोकरी होती थी, वो भी तो याद आती है ना। कि बचपन में नया नया परिचय हुआ था। और बचपन का जेब खर्च भी कुछ अलग ही होता था स्कूल जाते समय, जब कई बार होता था चवन्नी अठन्नी ही मिलती थी ना। और सबसे बड़ी बात तो तब होती थी पूनम, जब जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया था ना कि उन्होंने 4 स्कूल बदले, तो ऐसे ही मुझे भी कई बार स्कूल बदलना पड़ा बचपन में। और जब भी किसी नए स्कूल में जाते थे तो जो पहला दिन होता था वो बड़े धुक धुक करके प्रवेश करते थे क्लास में कि देखें क्या होता है, कैसा स्कूल है। पुराने स्कूल की कुछ यादें होती थी, लेकिन बस जाते थे और थोड़ी देर में पता लगता था कि अरे वहाँ तो बड़ी दोस्ती हो गई, और छुट्टी तक तो 4-5 सहेलियां बन जाती थी। अरे वाह भाई, ये बचपन में ही हो सकता था, क्योंकि बचपन जो होता है ना साफ दिल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई ऐसी भावना नहीं रहती कि ये कौन है वो कौन है, हम सोचते नहीं है बस। तो शायद यही कारण है कि इतने सारे दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल। और क्या बचपन का यही तो एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना प्लस पॉइंट होता है, वो यही है। और पता है बचपन में बहुत सारी स्कूल्स में हमने शरारतें भी की है ना, वो भी याद रहती हैं। क्या तुमने कोई जबरदस्त शरारत की है? कौन सी शरारत? शरारत तो ये थी कि क्या होता था, जैसे मान लो कभी क्लास में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई ना, तो ये होता था कि खासकर गांव में, क्योंकि छोटी जगह होती थी और लोगों में ऐसे आपस में सब एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में क्या होता था कि ये कहा जाता था कि इस बच्चे के साथ कोई जाना चाहता है क्या, तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। क्यों भाई, क्या होता है ना कि जब बच्चे को छोड़ने जाओ तो हमें भी वापस नहीं आना पड़ता था, हमारी भी छुट्टी है। तो ये सब शरारतें जो है ना राजुल, हमेशा याद रहती हैं। और ये भी तो होता था ना कि किसी दोस्त के पास, किसी सहेली के पास नई साइकिल आई या कुछ ऐसा नया आया, घड़ी आई, तो वो देखने का एक जो अलग से समय होता था कि पता चलता था कि प्रार्थना के समय असेंबली जिसे कहते हैं, उसके समय उसने दूर से दिखा दिया कि
देखो भाई फला, अब उसके बाद अंदर से जो पक रहा है, कुलबुलाहट पक रही है कि क्या है क्या है। हाँ। और फिर पता चलता था टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं। और कई बार वो चीजें ऐसी होती थी जैसे कि हमारे जमाने में याद है कि वो जो आजकल तो बहुत तरह के इरेजर, जिन्हें हमारे समय में उसे रबड़ कहते थे, तो आज तो बहुत सारे इरेजर्स हैं तरह तरह के, लेकिन हमारे ज़माने में वो तब चला ही चला था। तो वो इरेजर जिन बच्चों के पास होते थे, जो नए नए लेकर आते थे, हाँ, कभी पीछे उसमें ब्रश लगा होता था, कभी उसमें कुछ आइसक्रीम का डिज़ाइन बनी होती थी, कभी किसी भालू की डिज़ाइन, कुछ ऐसे अलग अलग तरह की डिज़ाइनों में वो रबर आते थे और खुशबू आती थी उनसे, तो वो दूर से दिखा दी जाती थी और बस पूरा क्लास उनके पीछे दीवाना होता था। और जैसे ही पता चला एक पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड शुरू होने वाला हुआ और सब पहुंच गए उसकी टेबल के पास, उसकी डेस्क के पास कि क्या है क्या है क्या है। और कई बार तो टीचर पढ़ा रही होती तब भी ये होता है। हाँ, वो तो भाई अब क्या है, बच्चे क्या है वो दिखा देते हैं, बस चुपचाप दिखा देते हैं और फिर शिक्षक का ध्यान तो रहता नहीं है वहाँ। तो बस आप करते रहो, पूरा समय तो ध्यान लगता नहीं है पढ़ाई में। कुछ शिक्षक ऐसे होते थे कि तुरंत पकड़ लेते थे, फिर सजा भी मिलती थी। और कुछ शिक्षक ऐसे होते थे जिनकी क्लास में से तो मतलब मन ही नहीं हटता था बिल्कुल, लगता था बस पढ़ते ही जाए, दाने ऊपर दाना इचक दाना। हाँ, ऐसी पहेलियों के भी दिन होते थे स्कूल में। वो तो है। और कितने खेल होते थे, वो चोर सिपाही खेलना, हाँ, बीच में, और वो कंचे भी खेला जाता था ना। हाँ, और वो चिट बनाई जाती थी, गुट्टे खेले जाते थे, गुट्टे खेले जाते थे जब कोई टीचर नहीं आती थी। हाँ, क्लास अगर कोई खाली हुई या फ्री हुई तो भाई हमारे खेल जो है मतलब चालू हो जाते थे ना, इस तरह के। और कई बार ऐसा भी होता था ना, जो बच्चे शरारते होते हैं, मतलब शरारत करते हैं, तो वो क्या करते थे कि पेन से किसी की बेंच में जाकर कुछ लिख दिया ना, तो उनकी डांट पड़ी, जोर से डांट पड़ी कि बेंच में मना था लिखना, लेकिन शरारत तो शरारत ही है ना। और वो शरारतें तो भाई बात है कुछ और ही है। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि कौन कहता है वो बचपन वाली बारिश अब नहीं आती, बस हम नाव बनाना भूल गए हैं। यानी हम शरारतें भूल चुके हैं, हम वो अपना अंदर छुपा हुआ बच्चा भूल चुके हैं। तो एक और साथी है जिन्होंने एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाया है कि जब भी नए स्कूल जाते थे पुराने स्कूल बहुत याद आए और रुलाई भी बहुत आई। भाई वो तो है ही, जब पुराने, खासकर जिनका ट्रांसफर होता है ना, तो हमारे पुराने दोस्त छूट जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब हम नए स्कूल जाते हैं ना तो थोड़ा समय लगता है उन चीजों को भुलाने में। हाँ। और कई बार स्कूल जाने का मन भी नहीं करता, माहौल में रमने में। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें भी तो हैं। तुम भी कभी रोई हो? हाँ, बचपन के दोस्त बिछड़ते हैं तो रोना तो आ ही जाता है राजू ना। और क्या क्या किया बचपन में? भाई बहुत सी जैसे क्लासेस होती थी, याद होगा राजुल, हफ्ते में एक दिन ऐसी क्लास होती थी जैसे पीटी कराया जाता था, जिसमें योग कराया जाता था। इन सब चीजों से भी मतलब ऐसा लगता था कि क्या करा रहे हैं ये सब। उस समय समझ में नहीं आता, उस समय समझ में नहीं आता, और बाद में समझ में आया कि भाई ये इसका कितना महत्व है। हाँ, तो इन सब चीजों से भी बहुत दूर भागते थे हम। और जब बर्थडे आता था, सालगिरह, अरे तो उस समय तो वो दिन तो ऐसा लगता था कि हम ही क्या बोलना चाहिए, हीरोइन है। हाँ, सबकी नजरों का आकर्षण हम ही है। और उस दिन ये भी कई बार ऐसा भी कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता था कि उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, कोई अपना घर का, मतलब हम लोग कहते थे आज घर के कपड़े पहन के जाने हैं, तो घर के कपड़े पहनने के लिए बड़ी नए नए कपड़े पहने जाते थे। और फिर वो नए नए कपड़े पहन के बहुत शान से जाते थे। और कुछ बच्चे टॉफी भी बांटते थे, कुछ बच्चों को खाली असेंबली में खड़ा करके, प्रार्थना के समय खड़ा करके सब बच्चे उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते थे। और जो टीचर होती थी वो भी सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे देती थी। तो भाई इस तरह का भी होता था। अब आपके स्कूल थोड़े बदल गए हैं। हाँ, थोड़े बदल गए, परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन बचपन और बच्चे तो वही है। अब शायद नए तरीके से जन्मदिन की मनाया जाता होगा। हाँ, बिल्कुल, तो है ही। और एक चीज जो है, जो स्कूल की हमें हमेशा याद रहती है, वो है पिकनिक। जो हमारे दोस्तों के साथ हम जो पिकनिक जाते थे ना, उस समय बहुत सी चीजें होती थी, बहुत सारे खेल होते थे जो हम वहां जाके खेला करते थे। और पिकनिक में कई बार ऐसा भी होता था
कि खाना बन रहा है एक तरफ ना, तो उस खाने की सुगंध जो आती थी तो उसमें ऐसा लगता था ये कि कब हम सब साथ में बैठकर खाएं। और ऐसे में क्या होता था, जो हमारे जो टीचर शिक्षक होते थे ना, जो कुछ कभी होता है ना स्कूल में कि डरावने टीचर्स होते हैं ना, कुछ जिनसे डर लगता है, अनुशासित होते हैं, डरावने नहीं, अनुशासित सही कहा आपने कि भाई ऐसे टीचर जो जिनसे हमें डर लगता था, वहां वो जाके ऐसा लगता था कि अरे ये वो टीचर है ही नहीं, वो शिक्षक है ही नहीं ना, तो वो उनका भी बिल्कुल बदला हुआ रूप दिखाई देता था। वो भी जब खेलने लगते थे तो थोड़ी देर तक तो सकुचाते रहते थे कि अरे इनके साथ कैसे खेलें, ये तो कितना डांटते हैं और शोर मचाने पर सजा दे देते हैं, अब ये खेलने के लिए कह रहे हैं, कहीं सजा दे दी तो। लेकिन फिर वो जिस तरह से खेलने लग जाते थे तो भूल ही जाते थे, सारा कुछ भूल जाते थे। ऐसे ही वैसे आनंद मेला भी होता था ना, जिसमें हम कुछ व्यंजन बना के लेके आते थे और जो हमारे साथी होते थे ना, आपस में हम बांटते थे और मिलके खाते थे। तो और वो कभी कभी ये भी तो होता था ना कि उसमें माता पिता भी और बच्चों के आते थे, तो खरीद के खाना है तो उसमें दाम तय करना है, तो बड़े उसमें हम लोगों का हिसाब किताब चला करता था कि कॉपी में अच्छा इतनी प्लेटें गई और इतनी प्लेटों का इतना हिसाब हुआ, और अब हिसाब नहीं मिल रहा है तो 2-4 सहेलियां मिलके हिसाब जुड़वा रही। ये सब भी बहुत होता था और इन सब चीजों से बहुत चीज सीखने भी मिलती थी राजुल, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें भी हैं और बहुत से ऐसे कार्यशालाएं भी होती थी ना, जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस होते थे, बहुत से ऐसे वर्कशॉप लगते थे जिनसे हमें कुछ नया सीखने को मिलता था, वो भी प्रैक्टिकल प्रयोग करके। खास तौर से जो ओरिगेमी कहते हैं, जिसे कागज के फूल या कुछ और तरह की चीजें बनाई जाती हैं, तो ओरिगेमी के बहुत सारे वर्कशॉप्स हमने अपने स्कूल में हमारे हुआ करते थे, जिनमें तरह तरह की कागज की चीजें बनानी, जैसे पंखा बनाना या एक उसको मोड़ के कैसे गुलदस्ता सा बना देते हैं, या फूल कैसे बनाते हैं, तो वो तमाम चीजें, या जो कहते हैं ना पवन चक्की, विंडमिल, वो कैसे बनता है, वो सब चीजें हम लोगों को सिखाई जाती थी और उनका उपयोग भी बताया जाता था। तो भाई बचपन के जो स्कूल के दिन थे वो तो कुछ अलग ही थे, और उस समय में हम जो भी पहनते थे वो लगता था कि बस क्या पहना है, हमें बिल्कुल सही कहा राजुल तुमने। और आज जैसे हम बात कर भी रहे हैं कि भाई कपड़ों का चुनाव कैसे करें, तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि बारिश में कपड़ों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि अगर हम भीग जाएं तो कपड़े तुरंत सूख जाने चाहिए। जब जब धूप निकले तब कपड़ों को धूप दिखाना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया होने का डर रहता है। कपड़ों के साथ साथ शरीर को भी सुखा रखने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य सभी मौसम में तो रंग का ध्यान रखना पड़ता है, पर बारिश में तो कपड़े हम रंग बिरंगे पहन सकते हैं। पतले सूती के कपड़े जो जल्दी सूख जाते हैं, जॉर्जेट और शिफॉन के कपड़े का भी चयन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात की लिखी है इन्होंने। और हमारी एक और साथी लिखती हैं कि कपड़ों का चुनाव हमें हमेशा किस स्थान पर जा रहे हैं, मौसम कैसा है, दिन में जाना है कि रात में, इसके आधार पर करना चाहिए। भाई ये भी बात सही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि पार्टी में अगर हम जा रहे हैं तो बहुत हल्के वस्त्र नहीं पहनने हैं, और अगर हम कहीं किसी के घर मिलने जा रहे हैं तो पार्टियों जैसे कपड़े नहीं पहनने कि बिल्कुल तड़क भड़क वाले हमने पहन लिए तो वो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। और खासकर राजुल मुझे लगता है कि जैसे जब आप पार्टी या किसी समारोह में जा रहे हैं तो खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ना। उन्हें ऐसे चुभने वाले कपड़े और कैसे कपड़े जो होते हैं जो बहुत ही बच्चों को आरामदायक ना लगे, ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं। बिल्कुल, ताकि वो भी आराम से हंसते खेलते हुए उस पार्टी का एंजॉय या आनंद ले सकें। ना वो तो है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, और ऐसे एक हमारे साथी ने लिख के भेजा भी है कि कपड़े अपनी उम्र, मौसम, परिवेश के हिसाब से पहना हुआ अच्छा लगता है। गर्मी में हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं, जाड़ों में मोटे और गहरे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, बारिश में जल्दी सूख जाने वाले, इन्होंने भी लिखा है ना कि ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं। कायदे की फिटिंग हो, शरीर भी कायदे से ढका रहे, वो कपड़े सही लगते हैं। आजकल फैशन के पीछे न भागकर पहनावे में कुछ ध्यान देना अच्छा है, ये ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने, लेकिन एक चीज जो है कि भाई हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये हर व्यक्ति की जो है अपनी अपनी पसंद है।
पसंद है और साथ ही साथ अपने आराम का भी सवाल है कि कौन सा कपड़ा पहनकर हम ज़्यादा सहज और सामान्य महसूस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया कि फैशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ कपड़े ना पहने, क्योंकि आप जिसे कैरी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आप जिस कपड़े को पहनकर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आप अपने आप में आत्मविश्वास आपके अंदर जगता है, उस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। और अब देखो ना, कार्यक्रम का समय हो रहा है कि समाप्त, तो चलो विदा ले लेते हैं अपने श्रोताओं से। तो सखियों से, श्रोताओं से आप सभी को राजुल और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। विविध भारती।